दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टर और कैपेसिटर पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। दोस्तों सबसे अधिक स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है वो न्यूमेरिकल प्रश्नों पर ही आती है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि हमने प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कारण सहित एक्सप्लेन किया है। समझाने की कोशिश करेंगे पूरा। हम फॉर्मूले सहित आपको बताएंगे कि इसका उत्तर ये कैसे आया। अपने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन है जो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पर आधारित है। अच्छे क्वेश्चन है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपके लगभग कितने सही हो रहे थे, जो आप पहले से जानते थे जिनके उत्तर। क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, और आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों चैनल पर बहुत सारे वीडियो पहले से भी अपलोड है, ओनली न्यूमेरिकल के भी, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वैसे ये ऑनलाइन टेस्ट है, हमने पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है दोस्तों। तो ये टेस्ट नंबर 38 था आज उनका। आज यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तो भी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। सवाल नंबर 1, 90 मिली हेनरी और 40 मिली हेनरी, 90 और 40 मिली हेनरी के दो इंडक्टर है और इनके बीच में कपलिंग कॉफिशिएंट का मान 0.5 है। बताइए दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कितना है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट टाइम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में भी आया था, तेलंगाना जूनियर लाइनमैन में भी ये क्वेश्चन आया था। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होता है कपलिंग कॉफिशिएंट √L1 × L2। ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप इसका उत्तर कर सकते थे। आंसर आप भी कैलकुलेट घर पे करके मिलान ज़रूर करें दोस्तों कि यही उत्तर आ रहा है क्या। देखो क्या बनेगा अपना इसका आंसर, ठीक है। 90 40 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3600, इसका अंडरूट निकालोगे तो आएगा 60। 60 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिली हेनरी आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 30 मिली हेनरी होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉइल का प्रतिरोध 10 ओम है और इसका इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है। इसके समय नियतांक की गणना करो। दोस्तों इंडक्टर का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो L/R होता है। कैपेसिटर का समय नियतांक R × C होता है। इंडक्टर का L/R होता है। तो इंडक्टेंस का मान देखो 10 मिली हेनरी दिया हुआ है, यानी 10 × 10⁻³ रेजिस्टेंस का मान 10 ओम दिया हुआ है। आप अगर देखें तो 1 मिली सेकेंड बन रहा है। क्वेश्चन का ऑप्शन अपना ए होगा, समय नियतांक 1 मिली सेकेंड होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 2.5 माइक्रोफेरड 250 वोल्ट, 4 माइक्रोफेरड 220 वोल्ट के दो कैपेसिटर है और इनको समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। हम इस संयोजन को अधिकतम कितने वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों समांतर क्रम में कैपेसिटर के संयोजन इस तरह से मान लीजिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऐसे, और हमसे ये पूछा गया कि हम इस संयोजन को यहाँ पर मैक्सिमम कितने वोल्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होती है, यानी जितनी सप्लाई की वोल्टेज होती है प्रत्येक इक्विपमेंट के टर्मिनल पर उतने ही वोल्टेज होते हैं। मीन्स जो सप्लाई का वोल्ट होगा वो दोनों कैपेसिटर को मिलने वाला है। दोस्तों याद रखें, एक कैपेसिटर 220 वोल्ट ही सहन कर पा रहा है जबकि दूसरा 250 वोल्ट सहन कर पा रहा है। तो समांतर क्रम में सप्लाई वोल्टेज का मान न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर मिनिमम ब्रेकडाउन कितनी है, 220 वोल्ट, यानी हम इस संयोजन को 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आप इसको 250 या 240 वोल्ट देते हैं तो 1.5 माइक्रोफेरड वाला कैपेसिटर तो सहन कर जाएगा, लेकिन जो 4 माइक्रोफेरड वाला कैपेसिटर है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई कर सकते हैं। उत्तर अपना बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर सर्किट में आपको 10 माइक्रोफेरड कैपेसिटी की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास उपलब्ध कैपेसिटर 2.5 माइक्रोफेरड के ही हैं। उपरोक्त धारिता प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि 2.5 माइक्रोफेरड के आपके पास कैपेसिटर उपलब्ध है और हमें 10 माइक्रोफेरड की धारिता इससे प्राप्त करनी है। क्या कर सकते हैं। देखो धारिता बढ़ानी है, हमें क्या करना है, अधिक कैपेसिटी की आवश्यकता है, राइट। दोस्तों ध्यान रखें,
कैपेसिटर की कैपेसिटी समांतर क्रम में बढ़ती है। हमें 2.5 से 10 करना है, इसका मतलब 4 कैपेसिटर हमें क्या करना होगा, पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि समांतर में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, या फिर हम यूँ कहें कि CT बराबर C इंटू N होता है, राइट। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैपेसिटर पूछा जा रहा है, तो CT बटे C कर दीजिए, यानी 10 बटे 2.5 अपन करेंगे तो 4 कैपेसिटर आंसर आएगा। कैसे जोड़ेंगे, ऑप्शन पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो 4 कैपेसिटर हम पैरेलल में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में कैपेसिटी बढ़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, 10 की प्राप्त करनी है 2.5 माइक्रोफेड वालों से, ठीक है। 10 माइक्रोफेड वालों से 2.5 करनी अगर होती ना, तो फिर उत्तर आता बी, 4 कैपेसिटर सीरीज में, ठीक है। यानी समांतर क्रम में कैपेसिटी बढ़ती है, ये ध्यान रखना था थोड़ा सा। रजिस्टर के जैसा इसमें नहीं होता, रजिस्टर श्रेणी क्रम में बढ़ते हैं, या यूँ कहें सेलों की वोल्टेज श्रेणी क्रम में बढ़ती है, कैपेसिटर की कैपेसिटी समांतर में बढ़ती है। तो 2.5 माइक्रोफेड के 4 कैपेसिटर हम समांतर में लगाएंगे, 10 माइक्रोफेड उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी 0.005 फैराड है और इसे डायरेक्ट 500 वोल्ट सप्लाई सोर्स के साथ जोड़ा गया, तो ये चार्ज हो गया होगा, सीधी सी बात है। कैपेसिटर को सप्लाई वोल्टेज के साथ जैसे ही संयोजित करते हैं तो वो आवेशित हो जाता है। इसने अब एक चार्ज एकत्र कर लिया दोस्तों, ये बात आप याद रखें। हमने क्या किया है, अब इसे हटाकर ऑयल इमर्स कर दिया, यानी तेल में डुबो दिया, या यूँ कहें कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो एयर की जगह ऑयल ले लिया हमने, बस इतना सा कहना चाह रहा है, जिसका पेरावैद्युतिक नियतांक 2.5 है। ऑयल इमर्स करने के बाद ऊर्जा की गणना करूं। देखो दोस्तों, सवाल क्या है, कैपेसिटर की एनर्जी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 CV², ठीक है। हमें ऊर्जा ही तो पूछी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हम धारिता और वोल्टेज का मान कौन सा रखें, ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना है वो भी देखिए। 0.005 जो फैराड की धारिता है, ये तो वायु की थी, तो ऑयल की धारिता बराबर तो नहीं हो सकती। इसका मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी चेंज हो गई। साथियों, एक चीज़ का ध्यान रखें, कहते हैं कि जब आप डाइलेक्ट्रिक नियतांक या डाइलेक्ट्रिक माध्यम अगर बदल देते हैं किसी कैपेसिटर का, तो उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कूलाम में जो उसने आवेश एकत्र किया था वो कभी नहीं बदलता है, राइट। और कूलाम में आवेश जो होता है वो Q बराबर CV होता है, यानी C इंटू V, राइट। अब देखो हुआ क्या कि हम जानते हैं धारिता जो है वो पेरावैद्युतिक नियतांक के समानुपाती है, राइट। यानी C जो है वो K के समानुपाती होता है। जितने पेरावैद्युतिक नियतांक वाला मटेरियल यूज करेंगे धारिता उतनी अधिक हो जाएगी। मतलब वायु की अपेक्षा इस ऑयल में कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, 2.5 गुना अधिक हो जाएगी। बात समझ रहे हो। लेकिन देखो Q/C बराबर V है, तो हम जान रहे हैं कि Q तो कांस्टेंट है, लेकिन धारिता क्या हुई, 2.5 गुना। इसका मतलब वोल्टेज अपने आप ही क्या होगा, 2.5 गुना कम होगा। ये बात आप ध्यान रखें। आवेश स्थिर होता है, नियतांक बदलने से धारिता 2.5 गुना हो गई, तो वोल्टेज क्या होगा, अपने आप ही 2.5 गुना कम हो जाएगा। तो नई धारिता कितनी मिलेगी आपको, 0.005 इंटू 2.5, और वोल्टेज कितना मिलेगा, 500 बटे 2.5। ये करना है आपको। तो देखो वोल्टेज तो आएगा 200 वोल्ट, और धारिता 2.5 को आप 0.005 से करोगे ना, तो ये 0.0125 आएगी, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1/2 C नई धारिता आएगी 0.0125, V² वोल्टेज आएगा 200, तो 200 इंटू 200। इसको कैलकुलेट करके उत्तर मिलान करना। क्वेश्चन का आंसर अपना 250 जूल आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सवाल कह रहा है कि 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और इसके सीरीज में 0.5 मेगा ओम का प्रतिरोध हमने संयोजित कर दिया। इसका समय नियतांक बताइए। देखो कैपेसिटर का जो टाइम होता है वो R इंटू C होता है, ठीक है। इंडक्टर वाले का L/R था। प्रतिरोध का मान है 0.5 मेगा ओम, मेगा में होती है 10⁶। धारिता है 100 माइक्रोफेरेड,
तो माइक्रो में होती है 10⁻⁻⁶। देखो -6 से +6 कट जाएगा। 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 और समय नियतांक सेकंड में होता है। तो आंसर कितना आएगा? 50 सेकंड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक नगण्य प्रतिरोधी यानी नॉन रेजिस्टिव कॉइल है कोई, जिसमें प्रतिरोध है ही नहीं, प्योर इंडक्टिव मानना है थ्योरेटिकल। इसमें से प्रवाहित धारा 20 एम्पियर है। यदि हम इसको दी जाने वाली सप्लाई की फ्रीक्वेंसी दोगुनी कर देंगे तो इस धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, इंडक्टर में धारा की बात अगर की जाए तो वो V/XL से निकलेगी, क्योंकि R तो मानना ही नहीं है इसका, और XL जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। फ्रीक्वेंसी दोगुनी करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस दोगुना, जिसकी वजह से धारा 1/2 यानी आधी हो जाएगी। 20 एम्पियर की बजाय क्या होगा? 10 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 5 हेनरी कॉइल में 20 वोल्ट प्रेरित EMF है। कॉइल में धारा परिवर्तन की दर कितनी है? देखो, प्रेरित EMF बराबर होता है इंडक्टेंस, माइनस का निशान भी आप लगा सकते हो, इंडक्टेंस इंटू DI/dt। ये DI/dt जो होता है ना, इसी को बोलते हैं धारा परिवर्तन की दर। तो वोल्ट बटे इंडक्टेंस कर दो, उत्तर आ जाएगा। 20 वोल्ट है, 5 हेनरी इंडक्टेंस है, तो 4 एम्पीयर प्रति सेकंड धारा परिवर्तन की दर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि 1/π हेनरी चौक का 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रतिघात ज्ञात कीजिए। देखो, चौक का प्रतिघात कहलाता है XL और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πfl। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, फ्रीक्वेंसी की जगह 25 हर्ट्ज और इंडक्टेंस की जगह देखो 1/π, राइट। देखो 1/π से पाई कट जाएगा और 25 × 2 यानी 50 ओम अपने इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, 50 ओम उत्तर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समान मान के 2 कैपेसिटर पहले सीरीज में और फिर समांतर में जोड़े गए, इनकी कुल धारिता का अनुपात कितना होगा? देखो, श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बात कर रहा है। कैपेसिटर के बारे में अपन अभी ऊपर पढ़ करके आए हैं कि श्रेणी क्रम में कैपेसिटी घटती है और समांतर में कैपेसिटी बढ़ती है। मान लीजिए कि दोनों 10-10 फैराड के थे। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तब तो उत्तर आएगा 5 फैराड। जब समांतर में जोड़ा तब इनका उत्तर आएगा 10 और 10 का 20, तो 5:20 यानी 1:4 हो गया। कुल धारिता अनुपात कितना आएगा? 1:4 आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर 100 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित करता है, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। देखो, C = Q/V होता है, राइट। अब Q हमें यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया, लेकिन Q = IT होता है, ये भी ध्यान रखें, यानी IT/V हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे? IT/V। IT और V सब कुछ दे रखा है। देखो, 10 एम्पीयर धारा, 5 सेकंड का समय, 100 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 5/10 यानी 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 फैराड। क्वेश्चन का आंसर ए कर देंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड के 2 कैपेसिटर 30 वोल्ट सप्लाई पर सीरीज में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कैपेसिटर पर ड्रॉप ज्ञात कीजिए। साथियों, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार इससे आधारित प्रश्न आ भी गए हैं। देखो, एक 3 का है, दूसरा 6 का है, ठीक है। हमने यहाँ पर 30 दिया सप्लाई वोल्ट दिए। देखो, एक तरीका तो ये होता है कि इनका आप देखो C1:C2 कितना आया? 1:2। तो जो वोल्टेज होती है वो 2:1 हो जाएगी। इनके रिवर्स में चेंज होती है वोल्टेज, ध्यान रखें। तो या तो सीधे सीधे 2:1 में वोल्टेज डिवाइड कर दो, उत्तर आ जाएगा। देखो, 2:1 का मतलब हो गया 3 हिस्से करने हैं, तो 2/3 × 30 है ना, तो उत्तर आएगा 20 वोल्ट। इसी तरह से 1/3 × 30, तो ये उत्तर आएगा 10 वोल्ट। पहले को मिलेगा 20 वोल्ट, दूसरे को मिलेगा 10 वोल्ट। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है कि C1/CT × VT, ये भी कर सकते हो। तो बात वहीं आएगी, जब आप 3 और 6 का टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो आएगा आपका 2। C1 का मान कितना है? 3, ठीक है। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है।
सॉरी इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो है CT/C1, राइट। यानी जो टोटल धारिता है वो आपको ऊपर रखनी, CT/C1 इंटू VT करना है। तो टोटल CT आएगा 2 और पहले का जो रेशियो है वो है 3, तो 2/3 इंटू 30 करना है, तो अब आपका उत्तर आएगा 20 वोल्ट। इसी तरह से 2/6 इंटू 30 करना है, तो ये आपका उत्तर आएगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 50 मिली हेनरी कॉइल को 20 एम्पीयर की धारा देने पर उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा की गणना करो। कॉइल की जो एनर्जी होती है इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ LI², यानी 1/2 LI की स्क्वायर करना है। L दे रखा है इंडक्टेंस और I दे रखी है धारा, कैलकुलेट करके आंसर का मिलान कर लेना, 10 जूल उत्तर आएगा। ठीक है, 1/2 L है 50 मिली हेनरी यानी 50/1000 और धारा है 20 × 20, राइट। देखो 3 जीरो से काटोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो गया और 5 दूनी 10 जूल ये आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 माइक्रोफेरेड और 100 वोल्ट वाले कैपेसिटर की ऊर्जा की गणना करो। तो देखो कैपेसिटर में एनर्जी पहले भी कर चुके हैं, हाफ CV² होगा। C और V दोनों का मान दिया हुआ है, आप रख सकते हैं। माइक्रोफेराड है और वोल्टेज 100 × 100 है। ठीक है, कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर ये आएगा 0.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर सीरीज में है, इनकी टोटल धारिता बताइए कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है C1 × C2/C1 + C2, डायरेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो 1/C1 + 1/C2 वो भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। उत्तर आएगा 2 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइल की चुंबकीय ऊर्जा दोगुनी हो गई, निश्चित ही इसके धारा के मान में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो इस प्रकार के एग्जाम्पल में आपको कोई ना कोई एक संख्या लेकर चलना पड़ता है, फिर आपको धारा के मान में अंतर पता लगता है। मान लीजिए कि अपन ऊर्जा की बात करें जो 1/2 LI² की बात करता है। हम मान लेते हैं कि इंडक्टेंस उसका 2 हेनरी है और धारा का मान 100 एम्पियर है, राइट। तो देखो 1/2 से ये तो 2 कट जाएगा और I² का मतलब क्या है कि 10,000 जूल ऊर्जा आएगी। अब वो कह रहा है कि ऊर्जा दोगुनी हो गई, यानी जो 10,000 थी वो 20,000 हो गई। 1/2 इंटू L के बारे में हम जानते हैं और I² हमें कैलकुलेट करना है, तो ये 1/2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा और I से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडरूट है। 20,000 का जब आप अंडरूट निकालेंगे तो ये आएगा आपका 141.4 एम्पियर। देखो पहले 100 एम्पियर थी, अब 141.4, मतलब 41.4% की वृद्धि हो गई। दोस्तों क्वेश्चन का मिलान आप अपने लेवल पर ज़रूर करें, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करें और आंसर का मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर को 50 वोल्ट पर आवेशित किया गया प्रथम समय में कितने वोल्ट ग्रहण कर लेता है। कैपेसिटर के समय नियतांक का मतलब होता है कि वो अपने पहले मान में 63.2% ग्रहण कर लेता है, जितनी भी फाइनल वोल्टता होती है, अपने अंतिम वोल्टेज का 63.2%। अपने यहाँ पर देखो अंतिम का वोल्टेज का मान कितना है 50 वोल्ट, तो इस 50 का क्या करेगा 63% एक्वायर करेगा, तो वो आएगा आपका 31.6 वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर अपना C आएगा, 31.6 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/π धारिता वाले कैपेसिटर की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रतिघात की गणना करो। XC के लिए फॉर्मूला होता है 1/2πfc, तो 1/2 इंटू पाई, फ्रीक्वेंसी है 50, C का मान है 1/π, तो पाई ऊपर होगा, पाई से पाई कट जाएगा, 1/100 उत्तर आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना A आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समान मान के 2 इंडक्टर पहले सीरीज में और फिर समांतर में जोड़े गए, कुल धारिता कितनी है। मान लीजिए कि दोनों इंडक्टर 10-10 हेनरी के हैं, तो श्रेणी क्रम में इंडक्टेंस बढ़ता है 20 हेनरी हो जाएगा, समांतर क्रम में इंडक्टेंस घटता है, दोनों का 5 हो जाएगा, यानी 4:1। इनकी कुल इंडक्टेंस का मान कितना आएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 हेनरी और 6 हेनरी के 2 इंडक्टर सीरीज में संयोजित है और परस्पर विरोधी फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 5 हेनरी है, कुल इंडक्टेंस की गणना करो। दोस्तों इस तरह के संयोजन आते हैं तो इनको डॉट कनेक्शन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, दोनों फॉर्मूला याद रखें। श्रेणी क्रम में जब इस तरह का हो तो फॉर्मूला होता है L1 + L2 - 2 × M। जब ये सहयोगी स्वभाव का होता तब फॉर्मूला होता +2M, जबकि विरोधी स्वभाव का है तो 2 × M करेंगे।
कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, आंसर आएगा 1 हेनरी। ठीक है, और अगर ये सहयोगी स्वभाव के होते तो उत्तर आता 21 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मिली हेनरी, 9 मिली हेनरी और 18 मिली हेनरी के 3 इंडक्टर समांतर में है, कुल इंडक्टेंस की गणना करो। देखो कुल इंडक्टेंस 3 से कम आएगा और 3 से कम का ऑप्शन एक ही दिया था मैंने आपको, 2 मिली हेनरी, राइट। तो 2 मिली हेनरी आएगा। वैसे आप कैलकुलेट करके उत्तर का मिलान जरूर करना। क्या फॉर्मूला रहेगा, 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 25 वोल्ट पर एक कैपेसिटर 0.5 कूलाम का आवेश एकत्रित करता है, इसकी धारिता बताइए। C = Q/V होता है, 0.5 कूलाम है और वोल्टेज 25 वोल्ट है, आंसर आएगा 0.02 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मिली फैराड और 100 वोल्ट वाले कैपेसिटर के द्वारा एकत्रित आवेश की गणना करो। तो Q = C/V होता है। ठीक है, धारिता है 100 × 10⁻³ वोल्टेज है 100। कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 10 कूलाम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 5 हेनरी और 6 हेनरी के 2 इंडक्टर समांतर में संयोजित है और परस्पर विरोधी फ्लक्स उत्पन्न करते हैं, इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 हेनरी का है, टोटल इंडक्टेंस की गणना करो। देखो पहले आया था श्रेणी क्रम का, अब आया समांतर का, बाकी काम सारे सेम है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है फिर, L1 × L2 - m² बटे L1 + L2 + 2 × m। ये रहता है जब समांतर में विरोधी स्वभाव का हो। अगर समांतर में सहयोगी स्वभाव का है तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा नीचे, बाकी ये ऊपर वाला फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें आप संख्याएं रखें और कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 0.23 हेनरी। बी ऑप्शन रहेगा। सभी क्वेश्चन जिनकी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं की है आप करें और उत्तर का मिलान जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर पर रंग क्रमशः पीला, बैंगनी, नारंगी, सफ़ेद और लाल है, इसका मान क्या होगा। दोस्तों पहली बात तो ये ध्यान रखें कि पॉलिएस्टर कैपेसिटर जो होते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है वो J, K, L, M इस तरह से होती है और इन पर इनकी वोल्टेज रेटिंग डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना। तो कौन सा कैपेसिटर किस में आता है इसकी मैं आपको बीच में यहाँ पर फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कौन सा कहाँ आता है। ठीक है, J, K, L, M अलग अलग कैटेगरी इनकी है और सबका अलग अलग दिया हुआ है। हालांकि हमें यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है क्योंकि वोल्टेज रेटिंग 250 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया पॉलिएस्टर कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट होती है। एक बात। दूसरी बात, हमें पीला और बैंगनी रंग सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4747 सब में दिया है, राइट। एक तो हमें सोचना है टॉलरेंस के बारे में, दूसरा हमें सोचना है उसकी मल्टीप्लाई फैक्टर के बारे में। तो टॉलरेंस जो होती है ना, देखो ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये मल्टीप्लाई है, ये टॉलरेंस है और ये इसके टेम्परेचर के लिए आता है। ठीक है, तो अपने पास अभी क्या सफ़ेद रंग, तो ये ध्यान रखें सफ़ेद रंग के लिए जो टॉलरेंस होती है वो होती है 10%, तो ऑप्शन इनमें से होगा। नारंगी की जो मल्टीप्लाई घटक होती है वो होता है 1000, यानी 47 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों ये ध्यान रखना कैपेसिटर का जो मान आता है वो पिको फैराड में आता है हमेशा, यानी उत्तर क्या बना 47,000 पिको फैराड बना था। अब देखो ये 3 प्लस की 0 है, पिको में 10 की बात -12 होती है, तो -12 की जगह हम इसको -9 कर सकते हैं ना, इसलिए 47 नैनो फैराड लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये ध्यान रखें कलर कोड टेबल से जो मान आता है वो डायरेक्ट पिको फैराड में आता है, इस बात को ध्यान रखें। 47,000 पिको फैराड, इसकी जगह हमने 47 नैनो फैराड लिख दिया। क्वेश्चन का आंसर ए होगा 47 नैनो फैराड, 10% 250 वोल्ट इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके हमें आपका स्कोर ज़रूर बताएं, क्वेश्चन का लेवल ज़रूर बताएं।